जो छुआ-छूत की समस्या है, अस्पृश्यता की जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की ओर से क्या एससी-एसटी एक्ट के पहले भी कोई प्रयास किए गए थे, कानून के माध्यम से? आप अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए जब काम करते हैं स्थानीय में, तो एससी-एसटी जो एक्ट है, वह एक्ट किस कैटेगरी के लोगों पर ही लागू होता है? क्या कोई एससी कैटेगरी का व्यक्ति छुआ-छूत करे एससी कैटेगरी के व्यक्ति से, तो क्या उस पे ये एससी-एसटी एक्ट लग सकता है? आप मुझे बताइए कि ये जो इंदौर, भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है, क्यों लागू की गई? और ये बाकी जिलों में जो पुलिस अधीक्षक प्रणाली है, उससे किस प्रकार से भिन्न है? क्या एक शादीशुदा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? क्या पुलिस विभाग में इस तरीके की जो भावना है, क्या वो भी देखने को मिलती है जिससे किसी महिला का वहाँ पे भी काम करना मुश्किल है उतने? May I come, sir? Yes. जैन सर बैठिए। भानु जल्दी से अपने बारे में बोर्ड को ज़रा संक्षिप्त जानकारी दें। सर मेरा नाम भानु है। मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले के ओरछा से आता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा सर मेरी गाँव से ही हुई है। उसके बाद सर कक्षा 12वीं तक ओरछा से पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद सर 2013 से पुलिस आरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर सेवा के दौरान भी मैंने बीए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, ओके। अभी आप मध्य प्रदेश पुलिस में पुलिस आरक्षक पद पर कार्यरत हैं। जी सर। ठीक है। कहाँ पर है? इंदौर में है? जी सर, इंदौर में। ठीक है। ये बताइए इंदौर में आप जो कार्यरत हैं, तो इंदौर में आपने पुलिस विभाग से जुड़ी हुई कौन-सी समस्याओं को देखा है? पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याएँ। सर विभाग में कार्यबल की एक कमी पाई जाती है, जिससे कर्मचारियों पर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। और समय इसलिए समय मैनेजमेंट करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। हुँ, ठीक है, ओके। आपने पुलिस विभाग में काम करते हुए देखा होगा कि पुलिस विभाग को जनरली ये समझा जाता है जनता की ओर से कि पुलिस करप्ट होती है। ये जनता में एक छवि होती है पुलिस वालों की, तो इसके पीछे क्या वजह है? सर एक इसके पीछे एक ये वजह होती है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सामने आते हैं, तो जिन जिन पर मतलब कभी-कभी ऐसे मामले देखे जाते हैं, तो उन पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो जो भी कुछ ऐसे मामले आपने अपने 12 वर्षों के अनुभव में कभी भी ऐसा कोई केस नहीं देखा? जी सर, समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विभाग में अपने जो बड़े ऊपर उच्च स्तर के अधिकारी हैं, वहाँ पर कहीं नहीं देखा? सर ऐसी अभी इंदौर में तो मुझे जानकारी नहीं है उस संबंध में। आपने पुलिस प्रशासन में कहीं पर भी करप्शन नहीं देखा, कोई एग्ज़ाम्पल नहीं सुना? सर अब एक 2-3 साल पहले एक हाउसिंग बोर्ड में एक धोखाधड़ी का मामला आया था ऐसा, जो गलत बिल लगाए गए थे। उनका मुझे नाम नहीं आ रहा है, जो भोपाल का था ये मामला, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। जो पुलिस प्रशासन करप्ट है या नहीं? क्योंकि जनता की ऐसी एक छवि होती है पुलिस को लेकर, तो पुलिस प्रशासन करप्ट है या नहीं? आपके अनुसार बताएँ। सर मेरे अनुसार पुलिस प्रशासन करप्ट नहीं है, जो कुछ कर्मचारी अगर ऐसा करप्शन करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जी। ठीक है, ओके। आपने यहाँ पर लिखा है कि चयन में सहायक जानकारी में आपको अजाक थाने का अनुभव है। जी सर। अजाक थाना क्या होता है? सर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कल्याण थाना होता है। शीशे यहाँ पर जो एससी-एसटी ये के जो उत्पीड़न संबंधी मामले होंगे वो आते होंगे। आप बता सकते हैं कौन से अधिनियम के तहत इनकी रिपोर्ट लिखी जाती है? सर एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 था, उसके तहत कार्रवाई की जाती ये अधिनियम लागू कब हुआ था? है। ये सर 11 सितंबर 1989। लागू हो गया था इस तारीख को। जी सर। श्योर हैं आप या जी सर, श्योर। श्योर हैं? कितने सेक्शन हैं इस कानून में? सर 23। 23 है। इसका सेक्शन नंबर जो 3 है वो कितने प्रकार के अपराध को परिभाषित करता है? सर 2 प्रकार के अपराध होते हैं। कौन-कौन से? एक जिसमें 7 वर्ष से अधिक सज़ा है और एक इसमें 7 वर्ष से कम सज़ा अपराध। ठीक है और ये जो सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 के तहत मैक्सिमम कौन-सी सज़ा दी जा सकती है? सर इसके तहत मैक्सिमम मृत्युदंड का भी प्रावधान। मृत्युदंड कौन-सी कंडीशन में दिया जाता है?
जब पीड़ित की हत्या हो गई हो। शायद मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रहा है। पीड़ित की हत्या हो गई हो, बस यही कारण है। एक मुझे सर यही कारण है और भी इसमें करीब 6 से 7 प्रावधान हैं। इस अधिनियम में कौन-सा एक प्रावधान है जो स्टेट को, राज्य को ये कहता है कि वह उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करे और उन्हें राहत राशि प्रदान करे? इसमें ऐसा प्रावधान है या नहीं है? जी सर, है। है, कहाँ पर है? ये सर मुझे एग्ज़ैक्ट सेक्शन याद नहीं आ रहा है। शायद सर 20 के आस-पास है, 19 या 20। और संविधान के किस आर्टिकल से इसका संबंध है, इस एक्ट का? सर 17 अनुच्छेद 17 से। आर्टिकल 17 से। तो ये जो कानून है एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989, ये एक्ट संसद ने बनाया। संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद को ये पावर मिलती है कि वो उस प्रकार के एक्ट बनाए? आपने इस थाने में काम किया है, आपको आपने लिखा भी है कि आपको जानकारी है इसकी। क्या काम किया है? आप काम क्या करते हैं? उसमें सहयोगी का काम करता हूँ। सहयोगी का काम करते हैं तो नॉलेज तो फिर आपको होनी चाहिए ना? जी सर। मुझे सर एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें अच्छा 300। जो छुआ-छूत की समस्या है, अस्पृश्यता की जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की ओर से क्या एससी-एसटी एक्ट के पहले भी कोई प्रयास किए गए थे, कानून के माध्यम से? जी सर। कौन-सा कानून था? एक सर 1955 में आया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ही था या बाद में इसका नाम बदला गया? सर इसका नाम 1976 में चेंज किया गया है। पहले क्या नाम था इस कानून का? सर इसका नाम पहले अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1975। 1976 में क्या नाम हो गया? इसका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इसमें कितने सेक्शन हैं टोटल? तो इसमें इसमें मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है, शायद सर 17 या 18 सेक्शन है। 17-18 सेक्शन है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ आप ये भी बताएँ कि आप अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए जब काम करते हैं इस थाने में, तो एससी-एसटी जो एक्ट है, वह एक्ट किस कैटेगरी के लोगों पर ही लागू होता है? क्या कोई एससी कैटेगरी का व्यक्ति छुआ-छूत करे एससी कैटेगरी के व्यक्ति से, तो क्या उस पे ये एससी-एसटी एक्ट लग सकता है? जी सर, उस पर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो किस पर लगेगा? जो सर एससी-एसटी से अदर कास्ट के व्यक्ति हैं। एससी-एसटी के अलावा जो अदर कैटेगरी के हैं, उन्हीं पर लगेगा, एससी-एसटी पर नहीं लगेगा? नहीं। श्योर हैं आप? जी सर। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे इसी एक्ट से पूछूँगा। 2018 में इस एक्ट को लेकर एक विवाद हुआ था भारत में, क्या हुआ था? सर इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐसा दिशा निर्देश दिया था कि एफआईआर करने से पहले प्रारंभिक जाँच करना अनिवार्य है। तो इसको लेके विवाद हुआ था 2018 में ही संसद द्वारा कानून बनाकर ये प्रावधान उसमें से हटा दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही था या गलत था? सर इस मामले में संसद में विचार किया गया था, तो इसको हटा दिया गया था जो तात्कालिक रूप से सही नहीं पाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया था? सर कुछ मामलों में इसका एक या 2 मामलों में ऐसा गलत उपयोग पाया गया था, जिसमें गलत शिकायत पाई गई थी, तो उसके आधार पे माननीय न्यायालय ने इसको ऐसा डिसीजन दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी गलती की? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि अगर किसी पर एससी-एसटी एक्ट का कोई सेक्शन लगता है, तो पहले पूरी जाँच हो, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाए और डीएसपी स्तर का व्यक्ति पहले जाँच करे। जी। तो ये डिसीजन अपने आप में पारदर्शिता लाने वाला था। तो वोट बैंक की खातिर तो नहीं गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं वो जजमेंट पलट दिया? सर ऐसे मामलों में कभी-कभी क्या होता है कि जब प्रारंभिक जाँच करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो मामला काफ़ी लेट हो जाता है, तो उसमें साक्ष्य एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये संसद द्वारा पुनः इसी प्रावधान को लागू कर दिया गया। जी है सर। भानु, आपने इस शासकीय सेवा में आने का जो उद्देश्य लिखा है, जनता और पुलिस के जो बीच संबंध है उसको प्रगाढ़ बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग की आप बात। आप मुझे बताइए सामुदायिक पुलिसिंग क्या है? सर एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुलिस और जनता सहयोगी के रूप में कार्य करती है और जो भी अपराध घटित होने से पहले ही रोकने का प्रयास रहता है और अन्य समस्याओं पर भी ये सहयोगी के तौर पर कार्य करते हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए? कैसे सामुदायिक पुलिसिंग काम करती है? तो प्रक्रिया क्या है? सर इसमें प्रक्रिया ये है कि पब्लिक और पुलिस के जो संबंध हैं वो बेहतर हों। पुलिस अभी जो एक समस्या देखी जाती है कि पुलिस से लोग शिकायत करने से बचते हैं। तो इसमें ये प्रयास रहता है कि अपराध घटित ना हो, अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसमें लोग स्वेच्छा से आएँ
और उसमें जैसे मैं बात कर रहा हूँ मोहल्ला समिति बनाई जाती है। मोहल्ला समिति पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग का ये एक उदाहरण है ना ये? तो कैसे काम करती है मोहल्ला समिति? सर उसमें ये जो क्षेत्र बीट रहती है, बीट माइक्रो बीट का सिस्टम लाया गया है अभी इंदौर में। इसमें सर जो स्थानीय रहवासी होते हैं, दुकानदार होते हैं और कुछ जागरूक या एनजीओ कार्यरत रहते हैं, तो उनको शामिल किया जाता है और कोई भी कार्यक्रम हो या त्योहार हो तो उनका सहयोग लिया जाता है। ठीक है। आप मुझे बताइए कि ये जो इंदौर, भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है, क्यों लागू की गई? और ये बाकी जिलों में जो पुलिस अधीक्षक प्रणाली है, उससे किस प्रकार से भिन्न नहीं है? सर इसमें जो एक शक्तियाँ मजिस्ट्रेट शक्तियाँ होती हैं, वो पुलिस प्रशासन के पास आ जाती हैं। तो इसमें एक जो डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी होते हैं, उनकी एसीपी और उनके पद नाम होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं हुँ। और डिसीजन लेने में तीव्रता आ जाती है। क्या सुधार आया इस प्रणाली को लागू करने से? इंदौर में आप 13 साल से हैं और लगभग 20-21 से ये लागू हुआ है। क्या सुधार आया बताइए? आपने तो देखा होगा। सर इसमें जैसे पहले जो कुछ क्षेत्र थे, जहाँ अधिकारियों की कमी थी, इसके लागू होने से अधिकारी जो बीट क्षेत्र था, उस पे अधिकारियों को अधिक से अधिक पदस्थ किया गया है हुँ। और निगरानी बेहतर हो गई है। उसके बाद भी इंदौर में क्राइम तो हो रहा है ना, हर प्रकार का क्राइम हो रहा है। मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सर इसमें पहले जो क्राइम रेट था उससे घट गया है अभी। ये किस आधार पर कह रहे हैं? सर जो पिछले जो अपराध वृद्धि तो की क्राइम में नंबर बन रहा है पिछले 2-3 वर्ष से यार, जी सर। पूरे देश में। पता है आपको ना? और ये कमिश्नरी प्रणाली लागू हुए 5 साल हो गए। जी, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये अपराध कम हुए हैं? सर इसमें जो पहले अपराध घटित होते थे वो एक ये था उसमें कि अपराध दर्ज कम होते थे। जो अब अपराध जो पुलिस के पास आता है तो अपराध पूरे लगभग जितने भी अपराध अगर घटित होता है तो वो दर्ज होते हैं। और पिछले जो रिकॉर्ड के हिसाब से देखा गया है, तो पहले जो अपराध दर की जो वृद्धि थी, तो वृद्धि अपराध की दर में कमी आई है पर सर आंकड़ों में देखा जाए तो वृद्धि हुई है। इसका एक कारण ये है कि इंदौर की जो जनसंख्या थी, तो जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। तो इसलिए आंकड़ों में वृद्धि है सर, पर अपराध दर में कमी आई है। ठीक है, बताइए जो कमिश्नर है, किस रैंक के अधिकारी को कमिश्नर के पद पर तैनात किया जाता है? सर इसमें आईजी रैंक के अधिकारी कमिश्नर कौन है अभी इंदौर के कमिश्नर कौन है? श्री संतोष कुमार, और भोपाल से? सर श्री हरिनारायण चारी मिश्र। ठीक है। आप मुझे बताइए आप ओरछा से बिलॉन्ग करते हैं ना? ओरछा क्यों प्रसिद्ध है? क्यों फेमस है? सर ओरछा एक धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रूप से कैसे? सर वहाँ ओरछा अभयारण्य और माँ बेतवा नदी प्रवाहित होती हैं, तो प्राकृतिक स्थल बहुत अच्छा है। ऐतिहासिक रूप से? सर वहाँ ओरछा बुंदेला राजाओं की राजधानी रही है और वहाँ अभी वर्तमान में किले और छतरियाँ और काफ़ी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है वहाँ का। ठीक है। धन्यवाद सर। भानु, आपकी रुचि है योग अभ्यास करना। योग पद्धति के बारे में बताइए कुछ। अष्टांग योग का नाम सुना है आपने? क्या है अष्टांग योग? सर एक संपूर्ण योग अभ्यास है। इसमें सर योग को 8 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से भाग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें यम क्या है? यम सर ये सामाजिक व्यवहार। यम सामाजिक व्यवहार है। जी सर। क्या आता है यम में? इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? जी सर, मैं ब्रह्मचर्य का पालन। क्या है ब्रह्मचर्य? कैसे परिभाषित करते हैं हम ब्रह्मचर्य को? सर इसमें सात्विक जीवन जीना होता है। यही ब्रह्मचर्य काफ़ी लंबा है वो। क्या एक शादीशुदा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? जी सर, योग में ब्रह्मचर्य को इस बारे में सर मैं थोड़ा-सा याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। मास्टर्स रही है आपकी समाजशास्त्र से। जी। कौन से थिंकर्स पढ़े हैं आपने समाजशास्त्र में? सर मैंने
जो पीजी में थे लगभग सभी पढ़े हैं और ज़्यादातर समाज के किस मुद्दे ने आपको सबसे अधिक चिंतित किया है? समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान काफ़ी मुद्दों से परिचित हुए होंगे आप। किस मुद्दे ने आपको सबसे अधिक परेशान किया है? सर एक महिला सुरक्षा और सर एक अपराध, इसमें एक अपराध का टॉपिक है सर, उस मुद्दे ने ज़्यादा प्रभाव। महिलाएँ क्यों सुरक्षित नहीं है अपने देश में? सर कई स्थानों पर देखा जाता है कि महिलाओं को निम्न जो लैंगिक भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है, कई जगह आज भी, तो ये एक चिंता का विषय है। क्या पुलिस विभाग में इस तरीके की जो भावना है, क्या वो भी देखने को मिलती है जिससे किसी महिला का वहाँ पे भी काम करना मुश्किल है उतना ही? कि सर पुलिस में वर्तमान में पहले से काफ़ी सुधार आया है इस मामले में। पहले क्या समस्याएँ थी? पहले पुलिस विभाग में सर महिलाएँ कम थीं, तो जैसे किसी ऑफ़िस या कहीं पर ड्यूटी में अगर एक महिला है तो वो असहज फ़ील करती थी। वर्तमान में इसमें 50% से ज़्यादा महिलाओं की भर्ती की जा रही है। तो सर अब वर्तमान में जैसे कार्यस्थल पर काफ़ी महिलाएँ रहती हैं, तो वातावरण थोड़ा सकारात्मक। अच्छा। अ, जो एआरसी रिकमेंडेशन आते हैं, सुना आपने एआरसी रिकमेंडेशंस के बारे में? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। हाँ? तो सेकंड एआरसी के कुछ सजेशन बताइए, जो पुलिस विभाग में लागू किए जाने को कहा जा रहा है। सर इस बारे में मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, यानी पढ़े तो थे सर। पढ़ा है आपने सेकंड एआरसी? जी सर। अगला क्वेश्चन मेरा आपका ये है कि पुलिस विभाग में सबसे बड़ी चुनौती आपको कौन-सी लगी, इतने सालों के सेवा के दौरान? सर देखा जाए तो चुनौती सर अलग-अलग होती है। ये चुनौती व्यक्तिगत स्तर पर आती है अलग-अलग। किस तरीके से व्यक्तिगत स्तर पे किन चुनौतियों का सामना किया आपने? सर व्यक्तिगत स्तर पर कई पारिवारिक और जो सेवा के दौरान, ड्यूटी के दौरान पारिवारिक समय नहीं दे पाना, एक ये व्यक्तिगत अलग-अलग स्तर पर चुनौती आती है। कभी किसी के ऊपर ज़्यादा ड्यूटी पड़ जाती है, तो कभी समय निकल आता है। जब आप आपने एग्ज़ैक्टली क्या-क्या कार्य किया है? एक तो आपने सर को बताया, उसके सिवा आपने क्या काम किए? सर इसमें जैसे सर संतरी पहरा और सर कानून व्यवस्था की ड्यूटी मैंने ज़्यादा की। हाँ, बस। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ताकतवर व्यक्ति ने आपके ऊपर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करी हो? नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हुई? ऐसा नहीं किया। मान लीजिए कि आपके पास कॉल आता है जी सर। किसी ताकतवर व्यक्ति, जो मान लीजिए किसी संविधान के लिए, अब वो 100 मिला के लिए आपको कहता है भाई ये वाला भाव देखिए, जैसे दवा हैंडल किसके लिए करेंगे आप इस तरह के टास्क? सर अगर ऐसा कॉल आता है तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराऊँगा और जो भी जहाँ से भी कॉल आता है तो एक ही बात बोलूँगा, ये वरिष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों से। आप ही वरिष्ठ अधिकारी हैं मान लीजिए, तो कैसे हैंडल करेंगे ऐसे? सर अगर वो मेरे अधिकारी हैं, तो अगर वो किसी भी काम के लिए। अधिकारी नहीं है वो, मान लीजिए कि कोई ताकतवर नेता है, जी सर। है ना? और उनका कॉल आता है आपके पास, तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? सर पहले मैं उसे देखूँगा कि कार्य कैसा है। अगर कार्य ऐसा है कि जो किया जा सकता है और मेरे अधिकार क्षेत्र में है और उससे किसी भी तरह की किसी को हानि नहीं है और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में सर, तो वो कार्य अगर मेरे अंतर्गत आता है तो उसको वैसे भी मैं करूँगा, तो सर कहने से सहयोग ही होगा सर उनसे, तो वो कार्य किया जा सकता है। लास्ट टाइम आपने झूठ कब बोला था? सर मैंने बोला था, किस बात के लिए? सभी दोस्त जा रहे थे कहीं, तो फ़ोन आया था कि चलना है। मैंने सर मैं ड्यूटी पर हूँ, जबकि मैं ड्यूटी पर नहीं था। मध्य प्रदेश में इंदौर जैसी ग्रोथ स्टोरी और किस शहर की हो सकती है? सर जबलपुर की हो सकती है। किन कारणों से आपको ऐसा लगा जबलपुर इंदौर बन सकता है? सर जबलपुर पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए आसपास के जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंदौर का विकास हो रहा है, तो वहाँ भी विकास किया जा सकता जबलपुर के आसपास कौन से इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं? सर कटनी में और सतना में सर, म मंडला में भी है सर एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सर बालाघाट, ये जबलपुर से पास पड़ते हैं। इंदौर की ग्रोथ स्टोरी में सिर्फ इंडस्ट्रीज़ का रोल रहा है या अदर फैक्टर्स भी हैं? सर इसमें अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर कौन से हैं?
सर ट्रांसपोर्टेशन एक और सर कृषि उत्पादन और सर एजुकेशन के क्षेत्र में भी आ गए। एजुकेशन के क्षेत्र में इंदौर आ गया। ठीक है। और सर इसने याद कर अब इसकी तुलना हम जबलपुर से करके बताइए कि जबलपुर इन सारे आयामों में किस तरीके से पीछे है। एक सर एजुकेशन के क्षेत्र में वहाँ साक्षरता दर तो ज़्यादा है, पर स्किल डेवलपमेंट की संभावनाएं इंदौर से कम आकी जाती हैं। क्यों? यहाँ सर आईआईटी और आईआईएम है। इंदौर में आईआईटी सॉरी सर जबलपुर में अभी स्थापित नहीं हुए हैं। और सर यहाँ पठारी क्षेत्र है और परिवहन की कनेक्टिविटी इंदौर की अपेक्षा कम है। जबलपुर पे किस कारण से कम है? सर वहाँ लाइट भी अभी कम चलती है लाइट कम चलती है। और सर जो लोकल परिवहन है वो यहाँ समतली क्षेत्र है तो काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है इंदौर में। और जबलपुर समतल क्षेत्र नहीं है। सर जबलपुर के आसपास थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। अच्छा, इस वजह से डेवलप नहीं हो पाया। जी सर। और एक इन्वेस्टमेंट सर इंदौर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आया है और जबलपुर में इसकी अपेक्षा कम रहा। ठीक है। भानु धन्यवाद। ओके भानु, आप जा सकते हैं। आइए बैठिए। हाँ भानु, कैसा रहा? इसके पहले दिया था ये स्माइल जो गायब रहती है बीच में, इसका क्या कारण होता है? सर मैं ये जो प्रश्न हुए इनके लिए तैयार भी नहीं था। तैयार तो कैसे, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? सिर्फ जी सर। अपने आप को रेडी कर सकते हैं, बाकी प्रश्न क्या पूछे जाएंगे तो इसकी तो तैयारी हो ही नहीं सकती ना। जी सर। आपको कैसा हो, कैसा ये? सर मुझे लगा थोड़ा सा और अच्छे आंसर दे सकता हूँ। मतलब ठीक था, पर चूंकि आप ऑलरेडी सेवा में हैं तो आपसे थोड़ी उम्मीदें ज़्यादा रहेंगी जी सर। और इस कारण से मुझे लगता है थोड़ा और आपको सुधारने की ज़रूरत है। एक सबसे ज़्यादा सुधार जो मुझे लगता है, आपकी जो जब आप बात करते हैं ना तो लयबद्धता दिखाई नहीं देती, वो अटके से सेंटेंस लिखते हैं, है ना? ऐसा लगता है सब बहुत ज़्यादा बीच-बीच में पॉज़ ले लेते हो आप, तो अटक जाते हो, बीच में कुछ सोच रहे हो फिर बोल रहे हो। तो सबसे पहले तो थोड़ी-सी बातों में अपनी लयबद्धता लाओ, तो सुनने में थोड़ा-सा ठीक लगे। जी है ना? ये सुधार सबसे पहले करना है। नॉलेज सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो जानकारियाँ दी हैं उस कारण से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पूछने की पॉसिबिलिटी है। पुलिस विभाग से सवाल बनेंगे, इसको और अच्छे से तैयार रखना। अ, आयोग के कुछ पसंदीदा टॉपिक हैं, उनमें से एक टॉपिक है एससी-एसटी वाला टॉपिक, खास करके जो कानूनी मैटर है वहाँ पे। तो ये जो सवाल मैंने करे हैं इनको और अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा। एससी-एसटी एक्ट, जैसे आपने लागू होने की डेट गलत बताई थी ना, तो वो लागू होने की डेट फिर से पता करना, लागू होने की डेट क्या है? पीसीआरए में सेक्शन कितने हैं, ये भी थोड़ा-सा बेसिक पता कर लेना, क्योंकि आप तो वहाँ पे पदस्थ हो ना। जी सर। उसकी रिपोर्ट ही आप फाइल कर रहे हैं, तो वो जानकारी आपको होनी चाहिए। थोड़े से सेक्शन और अच्छे से पढ़ लेना, सेक्शन 3 विशेष रूप से, ये थोड़ा-सा पढ़ लेना। और कुछ एक सवाल ऐसे बनेंगे उसमें कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, इस लॉ का मिसयूज़ हो रहा जी। है ना? तो ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, इनको तैयार रखना, है ना? अदरवाइज़ ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा और बेहतर की पर उम्मीद है ना? जी। करप्शन को लेकर के भी और इन सब मुद्दों में भी जाएँगे, क्योंकि आप इतने सालों से सेवा में, उसको लेकर के क्लियर स्टैंड नहीं दिखाया। इंदौर में कब से है? सर मैं शुरू से इंदौर में ही शुरू से ही रहे। जी। तो जैसे कह रहे हो इंदौर में क्राइम यही है, भ्रष्टाचार भी है, हर चौथे पांचवें दिन इंदौर में पुलिस भ्रष्टाचार भी केस आते ही आते हैं। अभी ये डिपेंड रहना आपका काम है, तो मानते हैं, देखिए वहाँ पे भी जो लोग बैठे होंगे गोल में पकड़ लेंगे आपको। मैं बोलने वाला तो लेकिन उत्तर नहीं दे रहा। हाँ, मतलब ऐसा ना लगे कि आप प्योर झूठ बोल रहे हैं, लगे कि हाँ सच बोल रहे हैं और डिफेंड भी करना है खुद को। जी। ऐसा लगना चाहिए थोड़ा-सा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि करप्शन के मामले तो हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ रहे होंगे। हाँ, तो ऐसा ना लगे कि सब कुछ साफ-सुथरा है। 1-2 एग्ज़ाम्पल ऐसे बता दो कि हाँ सर ऐसा हुआ है। और वो लाइन सही है कि प्रशासन भ्रष्ट नहीं है, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट नहीं है, कुछ लोग भ्रष्ट हैं, जिनके लिए कानूनी प्रावधान है और उन्हें बाकायदा उसकी सज़ा भी मिलती है। जी। ठीक है? और क्या होना चाहिए सुधार, इस पे अपना मत रखने के लिए सेकेंड एआरसी पढ़ लेने का, उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिस्ट किए गए हैं प्रशासन से भी। इसी जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा है उसको रिकमेंडेशन पढ़ना पड़नी ही चाहिए। जी, तो उसको अपना मत के रूप में आप सेनेट एआरसी ना कह पे भी अपने ओपीडी के रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी रिकमेंडेशन प्रशासन भी क्षेत्र में इस तरीके से सुधार हुई आप सेवा में, तो सुधार क्या हो सकते हैं ये आप क्या अनुभव से भी सुना है? जी। इसलिए पढ़ ली बेस।
एक चीज़ पे और सवाल आपके बन सकते हैं, आपको देख के मुझे याद आ रहा है, ईश्वर, भगवान, इनको लेकर सवाल बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? अगर आप तिलक लगा के जाएँगे और जो आपने गले में पहन रखा है, क्या पहना है गले में? रुद्राक्ष। हाँ, तो वहाँ से कुछ भी कनेक्ट करके सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, वही बात है। हाँ, नहीं मतलब अगर है, रेडी है, प्रिपेयर्ड है तो ठीक है। किस अगर किस भगवान की पूजा करते हैं आप? मैं सर सभी भगवान को मानता हूँ। ये तिलक विशेष रूप से आज लगाया कि डेली लगाते हो? ये सर मैं डेली लगाता डेली लगाते हो ना? हनुमान जी। हाँ, ठीक है। जी उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस सवाल बन सकते हैं, तो पहले से अपन उस हिसाब से तैयार रहें कि अगर इस क्षेत्र से सवाल आए, तो वहाँ से भी अपन रेडी रहें। ठीक है? जी। और कोई पूछना है सवाल? क्या हनुमान जी सच में सूरज को लेकर गए थे? सर जो रामायण में लिखा है सर वो तो तो आपको क्या लगता है ये बात सच है? सर मान्यता तो यही है। आपको लगता है ये मान्यता सच? अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो ये असंभव है, और तो फिर सांकेतिक रूप से इसका अर्थ है? जो वर्तमान के हिसाब से, और हमारे अगर भौतिक रूप से सच नहीं है तो फिर सांकेतिक रूप से इसका कुछ अर्थ हो सकता है? हाँ सर कुछ हो सकता है, मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं है। ऐसे ही बस। हनुमान जी का नाम लोगे क्या वहाँ पे? हनुमान जी के बारे में बताओगे अगर पूछा जाएगा तो? हाँ सर बता सकते हैं। तो फिर हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? ये कुछ चीज़ें तैयार करके रख लेना है ना? जी ठीक है, ओवरऑल तो बढ़िया है, अच्छे नंबर आपको मिलने चाहिए एक्सपीरियंस के आधार पे। बाकी आंसर आपके ठीक थे, थोड़ी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। जी सर। ठीक है, बाकी आपकी जो एंट्री थी, जो वो आपने जय हिंद बोला वो बढ़िया था, वैसे ही रखना, बस थोड़ा सा और एनर्जेटिक लगे तो और अच्छा लगेगा। जी सर। ठीक है?